लैंड, बिल्डिंग या पूरा बिजनेस खरीदना हो और पेमेंट डिबेंचर से हो, तो अकाउंटिंग कैसे होगी बच्चों? तो आज के हम लेक्चर नंबर 102 में देखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब डिबेंचर्स इशू करे जाते हैं एसेट्स खरीदने के लिए, बिजनेस खरीदने के लिए, या प्रमोटर्स को कि उन्होंने कुछ खर्चा कर रखा है, या अंडरराइटर्स को। बहुत ही छोटा टॉपिक होगा, आपको मजा आने वाला बच्चों। जल्दी से अपनी नोटबुक पेन निकाल लो और अब हम शुरू करते हैं। डिबेंचर्स इशूड फॉर परचेज ऑफ एसेट, मीनिंग बच्चों देखो, जब भी कंपनी कैश के बदले नहीं बल्कि डिबेंचर्स इशू करके कोई एसेट खरीदे, कंपनी को किसी एसेट की जरूरत है, लैंड, बिल्डिंग की, मशीनरी की, अब पैसा कंपनी के पास नहीं है, तो उस केस में कंपनी डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है। मतलब उधारी तो ले रही है बट डिबेंचर्स इशू करके, तो इसे कहेंगे हम डिबेंचर्स इशूड फॉर परचेज ऑफ एन एसेट। ठीक है, इस केस में क्योंकि बैंक अकाउंट से पैसा नहीं जाता, कंपनी के पास पैसा नहीं है, वो बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा, तो कंपनी एक लाइबिलिटी क्रिएट करेगी। ठीक है, डिबेंचर्स की। एसेट कंपनी के पास आ जाएगा बच्चों। ठीक है, एसेट आएगा और जो सेलर होगा, वेंडर, वो कंपनी का डिबेंचर होल्डर या लेंडर बन जाता है। क्लियर है? अब इसमें बेसिक अकाउंटिंग लॉजिक क्या होगा? कंपनी के पास एसेट आ गया, ठीक है, बट देखो एसेट अकाउंट बढ़ेगा, डेबिट होगा, क्योंकि एसेट्स का ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है, उसको बढ़ाना है तो और डेबिट करेंगे। अब देखो बैलेंस शीट क्या रहेगी, ये हमेशा आपने देखना है। अब यहां पे एसेट बढ़ गया बच्चों, एसेट बढ़ गया, बट बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, तो लाइबिलिटी साइड क्या करेंगे हम? वेंडर अकाउंट की एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे। जब भी उधारी पे माल लेना हो और अमाउंट ड्यू कर दें तो इसी तरीके से करा जाता है ना, वेंडर अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब उसके बाद जो वो आउटसाइड लाइबिलिटी है वेंडर की, अभी भी वो आउटसाइड ही रहेगी, बट हम उसको क्लोज कर देते हैं और डिबेंचर्स उसको इशू कर देते हैं, एंड उसको ईयरली या हाफ ईयरली बच्चों उसको ब्याज भी मिलेगा। ठीक है, एंड फिक्स टाइम के बाद रीपेमेंट भी होगा उसको। ठीक है, अब देखते हैं इसकी एंट्रीज क्या होंगी। सबसे पहले एसेट परचेज की ड्यू की एंट्री देखते हैं बच्चों। डिबेंचर्स तो उसी दिन अलॉट नहीं होंगे ना जब एसेट खरीदा जाएगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अलॉटमेंट का एक प्रोसेस होता है, चाहे शेयर्स अलॉट हो चाहे डिबेंचर्स अलॉट हो, उनका एक प्रोसेस है। तो इसलिए जो अलॉटमेंट तक, जब तक अलॉटमेंट नहीं हुआ, कंपनी आउटसाइड लाइबिलिटी जो है वेंडर की जो है वो आउटसाइड लाइबिलिटी ही बनी रहती है ना, अभी डिबेंचर्स अलॉट नहीं हुए। तो एंट्री क्या आएगी बच्चों? एसेट बढ़ जाता है, एसेट अकाउंट डेबिट हो गया, एंड वेंडर की लाइबिलिटी साइड हमने एक लाइबिलिटी स्टैंड कर दी। ठीक है, जैसे कि ये अब वेंडर जो है बेसिकली हमारा एक क्रेडिटर है, ऐसा ही हो रहा है बच्चों, अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो बैलेंस शीट का इफेक्ट क्या आएगा? एसेट साइड एसेट आ गया, वो डेबिट हो गया, और लाइबिलिटी साइड लाइबिलिटी भी बढ़ी रही, एंड आपका इसी तरीके से एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी मेंटेन रहा। ठीक है, अब अगर देखो, अगर आपने कैश से सपोज एसेट खरीदते हो, देखो बच्चों एक बार आपको जर्नल एंट्रीज की क्लैरिटी कैश के साथ कंपेयर करके हो जाएगी। जब भी आप कैश से एसेट खरीदते हो तो होता क्या है? लाइबिलिटी नहीं बढ़ती, ना ही एसेट बढ़ता है। क्यों? बैंक अकाउंट से पैसा निकलता है, बैंक अकाउंट से कम हो जाता है पैसा, और दूसरे अकाउंट में ऐड हो जाता है बच्चों पैसा, तो नेट लाइबिलिटी नो चेंज, ना एसेट में भी कोई चेंज नहीं आता और लाइबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ एसेट्स के अंदर जस्ट शिफ्टिंग होती है। ठीक है, बट क्रेडिट परचेज में ऐसा नहीं होगा। क्रेडिट परचेज में आपका एसेट बढ़ जाएगा बच्चों, एसेट आपका बढ़ जाएगा, एंड साइमल्टेनियसली लाइबिलिटी भी आपकी बढ़ जाएगी। क्लियर है? अब देखो स्टेप सेकंड में, अब हमने वेंडर की लाइबिलिटी क्रिएट होगी, अब उसको डिबेंचर्स इशू करने हैं। ठीक है, अब कंपनी
कैश नहीं देगी बल्कि डिबेंचर्स इशू करेगी और वेंडर की लाइबिलिटी क्लियर हो जाएगी। आपने वेंडर को अभी तक जब तक डिबेंचर्स अलॉट नहीं हुए एज अ क्रेडिटर एंटर करके रखा हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, वो अकाउंट उसका क्लोज कर दोगे और जितना बैलेंस होगा वो डिबेंचर अकाउंट में, जो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट होगा उसको क्रिएट करा जाएगा एंड उसमें बैलेंस शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जो डिबेंचर्स अलॉट होने तक आपने जो टेम्परेरी लाइबिलिटी अकाउंट क्रिएट करा था, टेम्परेरी लाइबिलिटी अकाउंट, आप उसको क्लोज कर दोगे बच्चों। क्लियर है? तो देखो अब हम देखते हैं कि डिबेंचर्स आपको पता ही है पार पे भी इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी, डिस्काउंट पे भी। हर केस में क्या एंट्रीज रहेंगी वो देखते हैं। सबसे पहले डिबेंचर्स इशूड एट पार, 12% डिबेंचर थे, 2 लाख डिबेंचर इशू करे गए 100 रुपए पे, 100 उनकी फेस वैल्यू है, 100 पर ही इशू करेंगे। एग्जाम्पल, एबीसी लिमिटेड ने 2 करोड़ की बच्चों मशीनरी खरीदी, उधार है डिबेंचर्स इशू करके। क्लियर? तो मशीनरी अकाउंट क्या होगा, एसेट अकाउंट बढ़ेगा, मशीनरी अकाउंट 2 करोड़ से बढ़ गया बच्चों, एंड बैंक अकाउंट कम नहीं हुआ बिकॉज उधारी था, तो लाइबिलिटी साइड हमने वेंडर की एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। क्लियर? अब उसके बाद हमने डिबेंचर्स इशू कर दिए, अभी तक डिबेंचर्स इशू एंड अलॉट कर दिए। क्लियर है बच्चों? इस एंट्री में डिबेंचर इशूड एंड अलॉट हो गए बच्चों। क्लियर? तो क्या आएगा, ये जो टेम्परेरी लाइबिलिटी अकाउंट था इसको क्लोज कर दिया डेबिट करके, और जो इसका 2 करोड़ का बैलेंस था उसको हमने शिफ्ट कर दिया 12% डिबेंचर अकाउंट में। कहने का मतलब जो आउटसाइड लाइबिलिटी थी वेंडर की, अब उसको शिफ्ट कर दिया गया डिबेंचर अकाउंट में। तो बहुत ही सिंपल है, ये एंट्री हो जाएगा बच्चों। तो कहने का मतलब इसका शॉर्टकट टिप क्या रहेगा, अगर एसेट परचेज और डिबेंचर अलॉटमेंट सेम डे हो जाता बच्चों, देखो सेम डे हो जाता तो जो बीच में आपने एक वेंडर की लाइबिलिटी अकाउंट क्रिएट करा था ना टेम्परेरी, वो क्रिएट करने की जरूरत ना पड़ती। एसेट साइड आप एसेट अकाउंट की एंट्री कर देते एंड लाइबिलिटी साइड आप डायरेक्ट डिबेंचर अकाउंट की क्रिएट कर देते, ठीक है। बट क्योंकि डिबेंचर अलॉटमेंट में टाइम लगता है तो हम टेम्परेरीली उसको एज अ क्रेडिटर शो करते हैं एंड बाद में उसका बैलेंस शिफ्ट कर देते हैं। क्लियर है बच्चों? अब देखते हैं, मान लीजिए डिबेंचर इशू करे गए प्रीमियम पर, डिबेंचर इशू करेंगे प्रीमियम पर, 2 करोड़ की मशीनरी खरीदी गई, डिबेंचर था 10 रुपए फेस वैल्यू बट हमने इशू करा 12 रुपए पे। क्लियर? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई कितने डिबेंचर्स हमने इशू करे हैं, सबसे पहले तो वो देखेंगे। अभी देखो इसको वेंडर को थोड़ा सा नुकसान होगा बिकॉज हम उसको महंगे डिबेंचर बेच रहे हैं, ठीक है, 12 का डिबेंचर बेच रहे हैं जो 10 का था। तो अब क्या आएगा बच्चों, 12 रुपए का एक डिबेंचर है, 2 करोड़ हमने कॉन्सिडरेशन अमाउंट था, ठीक है। तो टोटल डिबेंचर कितने दिए हमने, तकरीबन उसको 16,66,000 डिबेंचर दिए, ठीक है। अब इतने डिबेंचर पे लाइबिलिटी कितनी आएगी आपको ऑलरेडी बता रखा है, वो फेस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ही आती है, ठीक है। कहने का मतलब वो 10 रुपए फेस वैल्यू है, डिबेंचर्स इतने हैं, तो जो वैल्यू आएगी लाइबिलिटी 1,66,66,000 इतने की आएगी। ये बेनिफिट हो गया ना एक तरह से अब कंपनी को, क्यों, कंपनी ने डिबेंचर्स महंगे बेचे हैं, तो ये तकरीबन 33 लाख का कंपनी को बेनिफिट हो रहा है। और वो जो एक्स्ट्रा पैसा था प्रीमियम का वो लाइबिलिटी में नहीं जाएगा, वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। क्लियर? तो अब देखते हैं एंट्री क्या आएगी बच्चों। सबसे पहले मशीनरी खरीदी, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एसेट आपका बढ़ गया, ठीक है। अब लाइबिलिटी साइड डिबेंचर अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा अभी बिकॉज अभी डिबेंचर्स अलॉट नहीं हुए, हम टेम्परेरीली क्या करेंगे, थर्ड पार्टी क्रेडिटर अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसमें 2 करोड़ रख देंगे, ठीक है। अब जब डिबेंचर्स अलॉटमेंट की बारी आई तो इस टेम्परेरी लाइबिलिटी अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा डेबिट करके, और जो बैलेंस है वो फेस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग शिफ्ट कर दिया जाएगा डिबेंचर अकाउंट में, और जो प्रीमियम का पैसा है वो प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा। ये तो एक तरह से बच्चों कंपनी का प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। एक्चुअल जो लाइबिलिटी है वो ये ही रहेगी, एक्चुअल लाइबिलिटी जो डिबेंचर अकाउंट में पैसा गया है वही रहेगी। क्लियर है बच्चों? अब आगे देखते हैं कि जब डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हुए, डिस्काउंट पे है तो कंपनी को नुकसान है, कहने का मतलब जब पैसे रीपेमेंट की बारी आएगी तो 2 करोड़ से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा वापस, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। फेस वैल्यू थी 10,
इशू प्राइस था 8, ठीक है, डिस्काउंट पे इशू करें। अब देखते हैं कितने डिबेंचर्स इशू होंगे। 2 करोड़ टोटल वैल्यू थी, 8 रुपए एक डिबेंचर था, तो 25 लाख डिबेंचर इशू कर दिए, ठीक है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स 25 लाख, 25 फेस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी आएगी हमेशा, तो 2.5 करोड़ की आ गई। देखो अभी 2 करोड़ थी, 2 करोड़ की मशीनरी है, बट लाइबिलिटी बन गई 2.5 सीआर की। 50 लाख का लॉस हो रहा है। वो लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू करे हैं। तो कितना डिस्काउंट आ गया बच्चों? 2 रुपए का डिस्काउंट दिया था, 25 लाख डिबेंचर है, 50 लाख का लॉस आ रहा है बच्चों। तो एंट्री क्या आएगी देखते हैं। सबसे पहले मशीनरी खरीद ली, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये एंट्री तो रहेगी सेम, ठीक है। अब इस अकाउंट को करना है क्लोज बच्चों, तो वेंडर अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है। अब देखना, अब ये बैलेंसिंग फिगर आएगी, ये लॉस का जो है ये एसेट आ जाएगा एक टेम्परेरी, हम एसेट साइड शो कर देंगे। तो देखो अब 12% डिबेंचर अकाउंट, इसमें जाएगा 2.5 करोड़। अब इधर 2 करोड़ है डेबिट से, इधर 2.5 करोड़ है, तो बैलेंस करने के लिए 50 लाख हमने टेम्परेरी एक एसेट क्रिएट कर लिया, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। 50 लाख उसमें डाल लिया, ये एक तरह से लॉस है, ये आपका पीएनएल के थ्रू एडजस्ट होगा या आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से एडजस्ट किया जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कंपनी की एक्चुअल लाइबिलिटी टुवर्ड्स वेंडर वो फेस वैल्यू के बराबर ही रहती है, चाहे डिबेंचर प्रीमियम पे इशू हो, डिस्काउंट पे हो या पार पे हो। जितनी फेस वैल्यू है उसकी, मतलब जिसके पास जितना डिबेंचर है उसकी जितनी फेस वैल्यू है वही एक्चुअल लाइबिलिटी रहेगी बच्चों। क्लियर है? तो आप उसको जितने डिबेंचर्स हैं फेस वैल्यू के उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो लाइबिलिटी निकल जाएगी, ठीक है। जो प्रीमियम है बच्चों वो कंपनी का प्रॉफिट होता है, ऑलरेडी बता दिया है। डिस्काउंट जो है वो कंपनी का लॉस होता है, जिसको पीएनएल के थ्रू या सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू एडजस्ट करा जाता है। क्लियर है बच्चों? ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो जो प्रीमियम का पैसा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में शो होता है, वो शेयर होल्डर्स का ही फंड है, तो उसका एंट्री इस तरीके से आती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में वो फाइनली रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अब एग्जाम पॉइंट देख लेते हैं। उधारी हो रही है तो बैंक अकाउंट यूज नहीं होगा, पहले वेंडर की लाइबिलिटी क्रिएट होगी, फिर डिबेंचर्स इशू होने पे उस जो लाइबिलिटी आपने क्रिएट करी है उसको क्लोज करा जाएगा एंड डिबेंचर अकाउंट में पैसा शिफ्ट कर दिया जाता है। अगर डिबेंचर्स एट पार इशू हुए हैं तो सिर्फ डिबेंचर अकाउंट यूज होता है, अगर प्रीमियम पे है तो कुछ पैसा डिबेंचर्स अकाउंट में जाएगा, कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। प्रीमियम प्रॉफिट नेचर का है बच्चों, और अगर डिस्काउंट पर इशू हुए हैं तो डिबेंचर अकाउंट में पैसा शो करेगा एंड एसेट साइड में जो पैसा है वो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट में भी शो करेगा। मतलब डिस्काउंट के केस में देखो बच्चों क्या थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, एक क्या है, एक आपका पैसा आएगा एसेट अकाउंट में, ठीक है, जो आपने एसेट खरीदा है, एंड दूसरा यहां पे एक डिस्काउंट का टेम्परेरी एसेट है वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा, और यहां पे डिबेंचर अकाउंट। आपने ये याद रखना है बस, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी, ठीक है। एंड ईयर एंड पे हम इसको क्लोज कर देंगे, ये इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे बच्चों। तो डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब है जब भी कंपनी कैश के बदले डिबेंचर्स इशू करके कोई एसेट या बिजनेस एक्वायर करती है। क्लियर? अब देखते हैं कि डिबेंचर्स इशू करेंगे एक बिजनेस खरीदने के लिए। बच्चों जैसे पहले एसेट खरीदा, तो जब बिजनेस खरीदोगे तो वो भी तो एक पैकेज ही है पूरा। जब भी एक कंपनी पूरा रनिंग बिजनेस एसेट प्लस लाइबिलिटी परचेज करेगी तो वो भी तो पैकेज ही है ना, मतलब वो नेट एसेट ही परचेज करे एक तरह से। जैसे सपोज एसेट है 2 करोड़ के, लाइबिलिटी है मान लो 1.5 करोड़ की, ठीक है। तो इट मींस नेट एसेट 50 लाख का परचेज करा, तो वही पिछले जैसे केस हो जाएगा। इस केस में आप एसेट भी लोगे, लाइबिलिटी भी लोगे और पेमेंट कर दोगे बच्चों। ये कंप्लीट बिजनेस परचेज होता है इस केस में, पेमेंट डिबेंचर्स के थ्रू होगी, ये नॉन कैश कंसीडरेशन का केस होगा। क्लियर? अब इसमें मल्टीपल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज परचेज होती हैं, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू द परचेज ऑफ नेट एसेट। आइए देखते हैं कैसा। एसेट आप खरीद रहे हो तो एसेट बढ़ जाएंगे, एसेट अकाउंट डेबिट। लाइबिलिटीज भी खरीद ले हो तो लाइबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी बच्चों। अब जो बिजनेस आप खरीद रहे हो उसकी भी कुछ आउटसाइड लाइबिलिटी है और ये इनसाइड लाइबिलिटी है जो उसके वेंडर का है, ठीक है। तो ये हमने अभी एक बार
एंट्री कर ली, इसमें हमने वेंडर को अपना क्रेडिटर बना लिया बच्चों, क्लियर है। अब उसको कैश पेमेंट करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। सपोज अगर बिजनेस कैश पे खरीदा है तो वेंडर अकाउंट को डेबिट कर देंगे एंड बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, अगर आप कैश पेमेंट के थ्रू बिजनेस खरीद रहे हो, क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब डिबेंचर्स के थ्रू खरीदोगे ना तो सिर्फ यहां पे एंट्री में फर्क आएगा। देखना, देखो आगे एग्जाम्पल के थ्रू देखो। सबसे पहले एसेट थे 3 करोड़ के बच्चों, लाइबिलिटी थी 1.2 सीआर की, तो नेट एसेट आ गए 1.80 सीआर। इट मींस आप एसेट खरीद रहे हो जिसकी एक्चुअल वैल्यू इतनी है, बट आपकी परचेज कॉन्सिडरेशन आ गई 2 करोड़, मींस 20 लाख ज्यादा। आप बिजनेस जो परचेज कर रहे हो ना वो प्रीमियम पर खरीद रहे हो, 20 लाख ज्यादा वैल्यू दे रहे हो, तो एंट्री क्या रहेगी बच्चों? एसेट अकाउंट आप डेबिट कर दोगे, एसेट अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज एसेट आ रहा है, लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये क्या इक्वेशन मैच कर रही है? एसेट साइड 3 करोड़ के एसेट आ रहे हैं, लाइबिलिटीज आप 3 करोड़ 20 लाख की ले रहे हो, ठीक है। इट मींस बैलेंस अभी मैच नहीं करा। तो जो बच्चों वो इसलिए नहीं करा बिकॉज आपने एक्स्ट्रा 20 लाख वो पे करा है, ठीक है। वो किस चीज का पे करा था? वो था गुडविल का बच्चों। जो 20 लाख आया ये था गुडविल का, ठीक है। तो आप एसेट साइड एक बैलेंसिंग फिगर शो करोगे 20 लाख की है बच्चों, ये भी लॉस ही है। आपने बिजनेस महंगा खरीदा है ना, तो ये है लॉस ही है। हम इस लॉस को लेके जाएंगे, घसीटेंगे आगे तक, ठीक है। अभी इसको ये नहीं है कि ईयर एंड पे इसको एडजस्ट करेंगे हम, जैसे डिस्काउंट को करते हैं ना। बिजनेस अगर डिस्काउंट पे अगर डिबेंचर्स इशू करें तो वो डिस्काउंट को ईयर एंड पे एडजस्ट करते हैं, बट इस लॉस को हम घसीटेंगे आगे तक, अभी एडजस्ट नहीं करेंगे। कल को मैंने आपको बताया हुआ था कि गुडविल अगर परचेज्ड गुडविल है तो वो पीएसआर चेंज पे पहले राइट ऑफ करी जाएगी, क्लियर। तो यहां तक तो ये एंट्री आ गई। अब अगर आप बिजनेस कैश पर खरीदते तो क्या आता? वेंडर अकाउंट का जितना 2 करोड़ था बच्चों ये, ठीक है, इसको अपन 2 करोड़ इसकी परचेज कंसिडरेशन थी, इसको दे रहे थे, ये एंट्री आ जाती अगर कैश पे होते तो। एंड अगर सपोज अभी कैश का ही बताता हूं, अगर आपका परचेज कंसिडरेशन लेस देन नेट एसेट है, फॉर एग्जांपल एसेट 3 करोड़ के थे बच्चों, लाइबिलिटी 80 लाख की, तो नेट एसेट 2.2 सीआर, बट आपने बिजनेस खरीदा 2 करोड़ का, इट मींस 20 लाख डिस्काउंट पे। तो एंट्रीज क्या आएंगी? एसेट अकाउंट डेबिट होगा 3 करोड़ से, लाइबिलिटी साइड आपने ये लाइबिलिटीज खरीदी हैं, तो अभी देखो क्या फिगर मैच कर रही है? नहीं, लाइबिलिटी साइड 20 लाख कम पड़ रहे हैं बच्चों। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? कैपिटल रिजर्व, जो आपको प्रॉफिट हुआ है ना, वो जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम का था वैसे ये आपको कैपिटल रिजर्व में 20 लाख जाएगा। ये आपको बिजनेस आपने डिस्काउंट पे खरीदा है, कंपनी को बेनिफिट है, क्लियर। रिजर्व एक प्रॉफिट है बच्चों, ये एक तरह से रेवेन्यू की इनकम नहीं है, ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। तो ये तो था बच्चों कैश के केसेस, क्लियर है। अब आप कैश की जगह आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, समझे? तो एसेट लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करने वाली एंट्रीज तो सेम रहेंगी, सिर्फ फर्क कहां पे आएगा? जब वेंडर को पेमेंट करनी है ना, तो आपने जो उसकी क्रेडिटर का एक अकाउंट ओपन करा था जिसको आप क्लोज करते थे एंड बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते थे, सिर्फ अब बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, अब आपका 12% डिबेंचर अकाउंट, ये 12% मैंने एक एग्जांपल ली है, कोई भी परसेंटेज हो सकता है, अब वो क्रेडिट होगा बच्चों, क्लियर है। अगर डिबेंचर्स आप प्रीमियम पे दोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम में भी आ जाएगा, अगर डिस्काउंट पे दोगे तो जैसे हमने डिस्काउंट की एंट्री करी है वो हो जाएगी, क्लियर है बच्चों यहां तक। तो अब जो आउटसाइड लाइबिलिटी थी वेंडर की वो डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो जाती है, क्लियर है। बहुत ही इजी है, मतलब आपने ऑलरेडी ये शेयर्स में भी पढ़ रखा है, ठीक है। अब देखते हैं हम डिबेंचर्स इशू करते हैं प्रमोटर्स को बच्चों। प्रमोटर्स को क्यों? देखो, क्योंकि जब कंपनी की फॉर्मेशन होती है तो बड़े सारा खर्चा है, जैसे आरओसी, स्टैंप ड्यूटी, लीगल चार्जेस, ये प्रमोटर्स अपनी जेब से दे देते हैं, ठीक है। तो उस समय कंपनी के पास इतना पैसा नहीं होता तो कंपनी उनको बैंक अकाउंट से पेमेंट नहीं कर पाती, प्रमोटर्स अपनी जेब से देते हैं, तो कंपनी उनको क्या करती है? देखो, अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस तो हुए ना, तो मैचिंग प्रिंसिपल कहता है वो एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा चाहे प्रमोटर ने अपनी जेब से करा है, क्लियर है ना। तो वो अकाउंट आप डेबिट कर दोगे,
मींस आपने एसेट साइड एक टेम्पररी एसेट क्रिएट कर दिया एंड लाइबिलिटी साइड प्रमोटर्स की लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, तो बैंक आपकी जो एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी मैच करगी। क्लियर है बच्चों? अब होगा क्या, ये प्रमोटर की लाइबिलिटी या तो आप पैसा दे के चुका दो, क्लियर, महीने बाद दे दो, 2 महीने बाद दे दो, तो इसका बैलेंस शिफ्ट कर दोगे बैंक अकाउंट में, मींस बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बट आप क्या करते हो, डिबेंचर्स इशू करके ये लाइबिलिटी सेटल कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, इसका बैलेंस शिफ्ट करोगे, मींस इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसको कर दिया डेबिट और इसका बैलेंस शिफ्ट कर दिया 12% डिबेंचर अकाउंट में। ये 12% एक रैंडम है, यहाँ पे 10, 8, 9 कुछ भी हो सकता है बच्चों। क्लियर? तो नोट, जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं ये सेम ईयर में ही राइट ऑफ किए जाते हैं बच्चों, इधर थ्रू पीएनएल, अब ये जो खर्चा आपने करा है या पीएनएल के थ्रू एडजस्ट करा जाएगा जो टेम्पररी एसेट अकाउंट है, या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के थ्रू। ठीक है बच्चों, ये खर्चे लॉसेस होते हैं। सिर्फ जो हम गुडविल का खर्चा हमने करा है, एक्स्ट्रा जो पैसा पे करा है, उसको ही हम घसीटते हैं आगे तक, बाकी सारे जो ऐसे खर्चे हैं ये सेम ईयर में राइट ऑफ करे जाते हैं। क्लियर है? अब आगे देखो, आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हो अंडर राइटर्स को भी। अंडर राइटर्स कौन होते हैं बच्चों? वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशंस जो गारंटी देते हैं कि आपके मिनिमम डिबेंचर सब्सक्राइब करवाए जाएंगे। अगर डिबेंचर्स पब्लिक ना ले तो वो अंडर राइटर्स खुद ले लेंगे बच्चों, अगर इशू फेलियर आता है तो इस केस में कंपनी का रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, कंपनी का रिस्क कम हो जाएगा, तो बदले में वो अंडर राइटर्स कमीशन लेते हैं। ठीक है, अब एंट्री क्या आएगी, उनको कमीशन एक खर्चा है बच्चों, खर्चा है तो हम टेम्पररी एसेट अकाउंट क्रिएट कर देते हैं बच्चों। क्लियर? अब क्योंकि हम पेमेंट एक्चुअल में नहीं कर रहे तो हम एक थर्ड पार्टी लाइबिलिटी खड़ी कर देंगे बच्चों, जैसे ये हमने लाइबिलिटी कि एज अ क्रेडिटर हमने खड़ा कर दिया। क्लियर है? अब होगा क्या, या तो महीने 2 महीने बाद उनको पेमेंट कर दो तो चल जाएगा, ठीक है, मींस फिर ये इसका बैलेंस शिफ्ट कर दिया जाएगा बैंक अकाउंट में। क्लियर? बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब क्योंकि कंपनी पेमेंट नहीं करती है एक्चुअल में, तो डिबेंचर्स इशू करके पेमेंट करती है, तो क्या होगा, इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा एंड बैलेंस शिफ्ट कर दिया जाएगा टू दी डिबेंचर अकाउंट। ये 12% बच्चों एग्जाम्पल है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 8, 10, 9 कुछ भी। ठीक है, तो नोट, अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस सेम ईयर में, ये जो जहां पे हैं ये सेम ईयर में राइट ऑफ करे जाएंगे, इधर थ्रू पीएनएल और थ्रू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो क्लियर है बच्चों? ये बहुत ही छोटा सा वीडियो था जिसमें आपने देखा कि डिबेंचर्स नॉन कैश कॉन्सिडरेशन के लिए भी इशू किए जा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमें मोटिवेट करने के लिए आपने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना है, सो दैट वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू सो मच बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।